हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज प्रीमियम मास्टर क्लास। आज हम एक ऐसी जर्नी पर निकलने वाले हैं जो सिर्फ ज्योग्राफी नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट अर्थ की सबसे एपिक कहानी है। हम बात कर रहे हैं द माइटी हिमालयाज की, एक ऐसी माउंटेन रेंज जो सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि पूरे एशिया का वाटर टावर और एक बहुत डीप कल्चरल कॉस्मॉस है। तो अपना पूरा फोकस यहां लाइए क्योंकि आज का यह सेशन आपकी यूपीएससी, स्टेट पीएससीज और जनरल साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर होने वाला है। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने कभी नोटिस किया है या सोचा है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जहां सिर्फ और सिर्फ बर्फ होती है, वहां मरीन फॉसिल्स यानी समुद्री जीवों के अवशेष कैसे मिले? अगर माउंटेन जमीन पर बनते हैं तो उनके टॉप पर ओशन के एविडेंसेस कैसे आ गए? सोचो, अगर इस एक सवाल का जवाब हमें अर्थ की पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री समझा दे तो। क्यूरोसिटी बढ़ रही है ना? चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर्स सेशन का सिलेबस बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करेंगे द ग्रेट हिमालयन कोलिजन, उसके बाद स्ट्रक्चर और रेंजेस, फिर ईस्ट वर्सेस वेस्ट बायोडाइवर्सिटी, कल्चर और मास टूरिज्म का इम्पैक्ट, और फाइनली क्लाइमेट चेंज और ग्लेशियर्स। लास्ट में एक हाई यील्ड एग्जाम रिविजन भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, द ग्रेट हिमालयन कोलिजन। अब हम टाइम ट्रैवल करके लगभग 50 मिलियन ईयर्स पीछे चलते हैं। आइए देखते हैं कि ये विशाल पर्वत श्रृंखला आखिर अस्तित्व में आई कैसे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थियरी तो आपने पढ़ी होगी, राइट? एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना स्प्लिट होता है, उसके बाद हमारी इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव करना शुरू करती है। और ध्यान दीजिए इसकी स्पीड पर, 15 से 20 सेंटीमीटर्स पर ईयर। जियोलॉजिकल टर्म्स में ये स्पीड एक्सेप्शनली फास्ट थी। अब इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच एक ह्यूज ओशन था जिसे हम टेथस सी कहते हैं। जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे बढ़ी, टेथस सी का फ्लोर सबडक्ट हो गया, यानी नीचे धंस गया। और फाइनली इयोसीन एपोक में रफली 50 से 55 मिलियन ईयर्स पहले ये मैसिव कॉन्टिनेंटल कोलिजन होता है, जिसकी वजह से अर्थ का क्रस्ट बकल होकर ऊपर उठने लगा। एग्जाम फोकस मोड ऑन रखिएगा। ये फैक्ट अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को नॉर्थ की तरफ पुश कर रही है। हिमालयस का अपलिफ्टमेंट रुका नहीं है। ये माउंटेन्स लिटरली आज भी एक्टिव हैं और हर साल लगभग 5 मिलीमीटर्स ग्रो कर रहे हैं। सेक्शन 2, हिमालयन स्ट्रक्चर एंड रेंजेस। टेक्टोनिक हिस्ट्री समझने के बाद अब हम प्रेजेंट डे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं। द बेसिक एनाटॉमी ऑफ द हिमालयाज। हिमालयस को नॉर्थ से साउथ तक 4 मेन जोन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे नॉर्थ में है थीथियन सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स जैसे लाइमस्टोन से बने हैं, और यहीं पर हमारा वो मिस्ट्री हुक छुपा था। ये रॉक्स एंशिएंट टेथिस सी के सी बेड से अपलिफ्ट हुए हैं, इसलिए माउंट एवरेस्ट के टॉप पर मरीन फॉसिल्स मिलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालय, जो हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक से बना है। फिर लेसर हिमालय, जिसमें स्लेट्स और कॉर्जाइट्स हैं, और सबसे साउथ में सबसे यंग जोन शिवालिक, जो रिवर्स के लाए हुए सब हिमालयन मोलास और सैंडस्टोन से बना है। सेक्शन 3, ईस्ट वर्सेस वेस्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोलॉजी और इकोलॉजी का ये कंपैरेटिव एनालिसिस कंपैरेटिव एग्जाम्स का एब्सोल्यूट फेवरेट है। इसे समझने के लिए एक एब्सोल्युटली क्रूशियल टर्म है एंडेमिज्म, यानी स्थानिकता। इसका सिंपल मतलब है ऐसी स्पीशीज जो स्ट्रिक्टली एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में ही नेचुरली मिलती हैं और पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। हमारा 2000 किलोमीटर लंबा हिमालयन रीजन हाईली एंडेमिक है, लेकिन क्या ईस्ट और वेस्ट हिमालयज एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। तो चलिए दोनों रीजन्स को कंपेयर करते हैं। ईस्टर्न हिमालयज में वेटर क्लाइमेट और हैवी रेनफॉल होती है। इस वजह से वहाँ वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी आउटस्टैंडिंगली हाई है, लगभग 10,000 प्लांट स्पीशीज। वहाँ की एंडेमिक स्पीशीज में आता है रेड पांडा, और ये पूरा रीजन एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है। दूसरी तरफ वेस्टर्न हिमालयज में रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होती है। यहाँ ड्राई आल्पाइन पास्चर ज़्यादा हैं और एंडेमिज्म थोड़ा लोअर साइड पर है। यहाँ आपको कश्मीर स्टैग, जिसे हम हंगुल कहते हैं, वो मिलता है, पर फॉर्मली ये रीजन ग्लोबल हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आता। सेक्शन 4, कल्चर एंड मास टूरिज्म। अब इन माउंटेन्स और बायोडाइवर्सिटी से निकलकर हम बात करेंगे उन ह्यूमन कम्युनिटीज़ की जिनका इस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत डीप कनेक्शन है। देखिए, हिमालयाज लगभग 65.57 मिलियन लोगों का घर है, जो 5 कंट्रीज में फैले हुए हैं। यहाँ की कम्युनिटीज का नेचर के साथ एक डीपली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। फॉरेस्ट, रिवर्स और माउंटेन्स यहाँ बेसिकली पूजे जाते हैं। सेक्रेड ग्रूव्स इसका एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, जहाँ कल्चरल टैबूज और स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के थ्रू नेचुरली रिच बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होती है। ये एक अपने आप में यूनिक हिमालयन वे ऑफ लाइफ है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, वाई इज दिस इंपॉर्टेंट राइट नाउ? क्योंकि आज ये यूनिक वे ऑफ लाइफ सिवियर खतरे में है।
रीजन? अनरेगुलेटेड मास टूरिज्म। हर माउंटेन इकोलॉजी की एक लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी होती है। जब मास टूरिज्म बियॉन्ड लिमिट्स बढ़ता है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बुरी तरह फेल हो जाता है। हेवी व्हीकल एमिशंस और मैसिव गार्बेज बर्निंग की वजह से इन प्रिस्टीन वैलीज में PM10 और PM2.5 पोल्यूटेंट्स डेंजरसली हाई हो गए हैं। इसके अलावा अनप्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और होटल्स की वजह से सिवियर वाटर पोल्यूशन और नेचुरल हैबिटेट लॉस हो रहा है। सेक्शन 5 क्लाइमेट चेंज एंड ग्लेशियर्स। मास टूरिज्म से भी बड़ा एक कैटास्ट्रॉफिक खतरा है जो इस पूरे इकोसिस्टम को थ्रेटन कर रहा है, और वो है क्लाइमेट चेंज। 22 मीटर्स पर ईयर क्लास, ये रेट ऑफ रिट्रीट बहुत अलार्मिंग है। गंगोत्री ग्लेशियर, जो हमारी पवित्र गंगा नदी का प्राइमरी सोर्स है, वो हर साल इस डेंजरस स्पीड से पीछे खिसक रहा है, यानी मेल्ट हो रहा है। IPCC रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि इन हिमालयन ग्लेशियर्स की मेल्ट होने की स्पीड पास्ट सेंचुरीज के कंपैरिजन में बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हो चुकी है। आज का मेल्टिंग का एक डायरेक्ट और डेवास्टेटिंग रिजल्ट समझिए। जब ग्लेशियर्स तेजी से मेल्ट होते हैं तो पिघला हुआ पानी ह्यूज ग्लेशियर लेक्स बनाता है। ये लेक्स मोरेन यानी रॉक्स और डेब्रीज की नेचुरल पर कमजोर दीवारों से रुकी होती हैं। जब पानी का प्रेशर इन दीवारों को तोड़ता है तो सडन कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आती हैं। इससे हम कहते हैं GLF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से ये एग्जाम के लिए हाईली क्रिटिकल टॉपिक है। इस डबल क्राइसिस का मैकेनिज्म ध्यान से समझिए। शॉर्ट टर्म में क्या होगा? मेल्ट वाटर बढ़ने से रिवर्स में इरेटिक फ्लो होगा और सडन फ्लड्स आएंगी, लैंडस्लाइड्स बढ़ेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट और भी भयानक है। सोचो अगर ये ग्लेशियर्स, ये आइस रिजर्वॉयर्स पूरी तरह खत्म हो जाएं तो ड्राई सीजन में रिवर्स कंप्लीटली सूख सकती हैं और इसका डायरेक्ट डेवास्टेटिंग असर पड़ेगा साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के लगभग 2 बिलियन लोगों की वाटर सिक्योरिटी और एग्रीकल्चर पर। सेक्शन 6 एग्जाम फोकस एंड रिविजन। ओके क्लास, फुल फोकस यहां। अब हम इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज को एक बार थॉरली क्विक रिवाइज करेंगे। प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज पर कमांड होनी जरूरी है। यहां आपको ध्यान रखना है NMSHE यानी नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। इसके अलावा नमामि गंगे प्रोजेक्ट और NDMA का रीसेंट GOLF रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम, जिसमें वल्नरेबल एरियाज लाइक हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल में अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप किए जा रहे हैं। चलिए क्विक रिवीजन बॉक्स मेरे साथ रिकॉल कीजिए। इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स का इयोसीन कोलिजन लगभग 50 से 55 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। हिमालयस के 4 मेन स्ट्रक्चरल जोन्स हैं: थेथियन, ग्रेटर, लेसर और शिवालिक। ईस्टर्न हिमालयाज एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जबकि वेस्टर्न हिमालयाज नहीं। गंगोत्री ग्लेशियर का रिट्रीट रेट 22 मीटर्स पर ईयर चल रहा है। और फाइनली GLOF यानी ग्लेशियल लेक्स के ब्रीच होने से आने वाली कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स। आज के इस मास्टर क्लास को हम एक बहुत ही सीरियस लाइफ ऑल्टरिंग सवाल पर एंड करेंगे। हिमालयाज सिर्फ माउंटेन्स नहीं है, दे आर द वाटर टावर ऑफ एशिया। सोचो क्या होगा जब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वाटर टावर पूरी तरह सूख जाएगा। उन 2 बिलियन लोगों की लाइफ और इकोनॉमी का क्या होगा? ये सिर्फ एक एनवायरमेंटल या ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा सिविलाइजेशनल चैलेंज है। इस पर थोड़ा डीपली सोचिए और खुद को फ्यूचर सॉल्यूशंस के लिए प्रिपेयर कीजिए। ऐसे ही एंगेजिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मास्टर करने के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस